अब तक आपने देखा कि भैरव नंदी एक रात के लिए राघव के दोस्त उमेश और सुधा के घर ठहरते हैं। दूसरे दिन सुबह बिलासपुर के रास्ते पर नंदी भैरव को बताती है कि उसे भी 2 लाल आंखें दिखी। भैरव अपनी मां का दिया हुआ खंजर लेने वापस उमेश के घर जाता है और देखता है कि वहां सब कुछ जल के राख हो गया है और सुधा जिंदा थी। भैरव अपने चाकू से उसका पेट फाड़कर बच्चे को बचा लेता है। सुधा मर जाती है। अब आगे। भैरव जब बिलासपुर पहुंचा तो उसके कपड़े खून से सने थे। राघव नंदी को लिए उसका गांव के बाहर ही इंतजार कर रहा था, पर उसकी ये हालत देखकर राघव घबरा गया। ये सब क्या है भैरव? इतना खून, और ये बच्ची किसकी है? भैरव की आंखों में अब तक आंसू थे। उसने भरे हुए गले से कहा, उमेश और सुधा अब दुनिया में नहीं रहे। किसी ने उनके घर पर हमला कर दिया था। मैं जब पहुंचा तो उमेश पूरी तरह से जल चुका था, पर सुधा जिंदा थी। उसने मुझसे बच्चे की जान बचाने के लिए कहा। सुधा के पास वक्त नहीं था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। राघव एक गहरी सोच में पड़ गया। भैरव को लगा कि शायद राघव सवाल करेगा। आखिर वो राघव के लिए एक अजनबी ही था। राघव के चेहरे पर दुख के भाव तो थे, पर हैरान नहीं था। भैरव को ये बात कुछ अजीब लगी, पर उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं। उसने भैरव से बच्ची को ले लिया और वो लोग बिलासपुर महल की तरफ बढ़े। बिलासपुर महल में उत्तर की तरफ एक आलीशान कमरे में राजकुमारी दामिनी बर्फ के पानी से नहा के निकली थी। उसके इर्द गिर्द खड़ी दासियां इतनी ठंड में बर्फ के पानी को देख के ही ठंड से कांप रही थीं, पर राजकुमारी के मुंह पे ठंड का एहसास तक नहीं था, जैसे वो पत्थर की हो गई हो। राजकुमारी के पानी में से निकलते ही 2 दासियों ने उन्हें मुलायम तौलिए में लपेट लिया। दामिनी शीशे के सामने जा खड़ी हुई। आज उसका 18वां जन्मदिन था। उसका शरीर डूबते सूरज की तरह गुलाबी था। काले घुंघराले बाल जो कमर तक गिर रहे थे। संगमरमर जैसा तराशा हुआ गठीला बदन था। उसका शरीर नाजुक जरूर था, पर कमजोर नहीं। उसके शरीर में वो चमक थी जो योद्धाओं के शरीर में होती है। पतली कमर, सख्त पेट, चौकोर मजबूत कंधे, भरी हुई छाती, पतले पर लचीले हाथ पैर, सुराही सी गर्दन और उसके ऊपर 2 नीली आंखें, जैसे बर्फ जमी हुई झील जिसमें एक बार कोई गिर जाए तो फिर हमेशा के लिए फंस जाए। शायद इसलिए कोई भी उससे जल्दी नजरें नहीं मिलाता था। दामिनी ने एक नजर सामने फैले सामान पर डाली। हर तरह के सुंदर कपड़े, कीमती जेवर सामने पड़े थे। दामिनी ने सामने रखे जेवर और कीमती कपड़े उठा के फेंक दिए। कितनी बार कहा है, मुझे ये सब नहीं पसंद है, मेरे रोज के कपड़े लाओ। दासियां आवाज भर से ही कांप गईं। राजकुमारी तैयार हो गईं। आवाज वसुंधरा की थी, छोटी रानी सा, यानी दामिनी की सौतेली मां। कमरे में सन्नाटा छा गया। दामिनी बिलासपुर राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। उसके पैदा होते ही उसकी मां चल बसी थी। फिर राजा ने वसुंधरा से शादी की और उनसे उनका एक बेटा भी था, कुंवर शिवराज। वसुंधरा ने दामिनी को बेटी की तरह चाहा था। मां, फिर यही कहने कपड़े, आप जानती हैं मुझे सजना सवरना पसंद नहीं। हम जानते हैं राजकुमारी कि आपको ये सब नहीं पसंद, पर मत भूलिए कि आप बिलासपुर की राजकुमारी हैं। और फिर आपके पिता राजा साहब आपका नीचे जश्न में इंतजार कर रहे हैं। अगर आप पूरे साज श्रृंगार के साथ नहीं गईं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अपने पिता का नाम आते ही राजकुमारी शीशे के सामने बैठ गई। वसुंधरा ने दासियों को इशारा किया और वो लोग डरते हुए राजकुमारी को सजाने लगे। कुछ ही मिनटों में दामिनी की खूबसूरती में उसकी दासियों ने 4 चांद लगा दी। छोटी रानी मां ने अपनी आंख से काजल निकाल के दामिनी के कान के पीछे काला टीका लगा दिया। भगवान बुरी नजर से बचाए। आइए जश्न की तरफ चलते हैं। इधर भैरव और राघव भी महल के अंदर पहुंच चुके थे। इतना बड़ा महल नंदी ने सपने में भी नहीं देखा था। वो महल देख के उचक पड़ी। उनके पहुंचते ही राघव के मामा जी भवानी सिंह, जो राजा की सुरक्षा देखते थे, उन्हें अंदर लेकर गए। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां जिनसे पूरा गांव साफ दिख रहा था।
लंबे लंबे मखमल के पर्दे, मोटे गद्देदार कालीन से होते हुए भैरव और राघव नंदी के साथ राजा के पास पहुंचे। राजा ने सीधे राघव से बात की। भवानी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। हमें उम्मीद है कि जिस काम के लिए तुम यहां आए हो उसे पूरा करो, लेकिन याद रहे यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। आज राजकुमारी की सालगिरह का जश्न है। आज तुम लोग खाओ पियो आराम करो और कल से काम पर लग जाओ। हम गांव की ओर बर्बादी नहीं देख सकते। राजा ने अपनी बात खत्म की। राघव ने सर झुकाकर प्रणाम किया तो भैरव और नंदी ने भी हाथ जोड़ के सर झुका दिया। राघव ने फिर आगे बढ़कर धोती में लिपटी सुधा की बेटी को राजा के पैरों में रख दिया। अब तक राघव चुपचाप राजा की बात सुन रहा था। पहली बार उसने बोला, आप ही के गांव की बेटी है। इसके माँ बाप आज सुबह मारे गए। अब आपके सिवा इसका कोई नहीं है। कृपा करें और मेरा काम शुरू हो चुका है। आप चिंता ना करें। राजा ने भवानी को इशारा किया। भवानी ने पैरों में रखी बच्ची को उठाया और भैरव, नंदी और राघव को लेकर बाहर आ गया। भवानी ने विद्या नाम की एक औरत को बच्ची सौंप दी। नंदी ने रस्ते भर उस बच्ची का पूरा ध्यान रखा था, यहां तक कि उसने अपनी शॉल भी उतार के उस छोटी सी बच्ची पर लपेट दी थी ताकि उसे ठंड न लगे। कुछ ही देर में नंदी का जैसे उस बच्ची से गहरा नाता बन गया था। उसे इस तरह से अनजान औरत के हाथों में देख नंदी परेशान हो गई। गौरव को भी बच्ची से अलग होना कुछ अजीब लगा। उसे सुधा ने जिस तरह से बच्ची सौंपी थी, उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उस बच्ची की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। भवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। नवजात बच्चे को मजबूत हाथों की नहीं, मां के दूध की जरूरत होती है। फिर तुम लोग जब चाहो उस बच्ची से मिल सकते हो। वो यहीं महल में रहेगी। भैरव, नंदी और राघव को 2 मंजिला हवेली के ऊपर वाले कमरे में ठहराया गया। नंदी ने पेट भर फल खाए और जैसे ही बिस्तर पे लेटी उसे गहरी नींद आ गई। भैरव के दिमाग में राजा की कही हुई बातें घूम रही थी, पर उसने राघव से कोई भी सवाल नहीं किया। कुछ पूछोगे नहीं? राघव ने जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया था। कुछ बताने वाला होगा तो तुम खुद ही बता दोगे, है ना? भैरव ने जवाब के बदले सवाल किया। बिलासपुर में पिछले 18 सालों से रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। कोई नहीं जानता कि क्यों और कैसे, बस अचानक किसी की लाश मिलती है। गांव में अजीब सा भय बस गया है। पूरा गांव सूरज ढलते ही अपने अपने घर में बंद हो जाता है। मुझसे पहले भी कई लोग यहाँ इस मामले की छानबीन के लिए आए थे, पर वो भी लापता हो गए। देखो दोस्त, तुम सच्चे भी हो, बहादुर भी। मैं दोनों ही चीजें देख चुका हूं, इसलिए इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मामला मेरी सोच से ज्यादा गंभीर है। भैरव चुपचाप पूरी बात सुनता रहा। उसने आराम से सोती नंदी को देखा और सोचा महल में उसे वो सारे आराम मिल सकते थे जो भैरव उसे कभी नहीं दे सकता था। फिर उसे सुधा का चेहरा याद आया। हो सकता है जैसा वो सोच रहा था वैसा ना हो सकता है सुधा को ऋषिराज ने नहीं बल्कि उसी ने मारा हो जो बिलासपुर में हत्या कर रहा था। भैरव को इस सोच से जैसे कुछ सुकून सा मिला। उसे भी अब कातिल को ढूंढना था ताकि वो यकीन कर सके कि ऋषिराज उसका पीछा नहीं कर रहा। राघव उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। भैरव ने राघव से कहा, तुम मेरे और नंदी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, अगर मेरी मदद से यह मामला हल हो सकता है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना सुनते ही राघव का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो चलो फिर इसी बात पे आज तुम्हें महल का जश्न दिखाते हैं और साथ ही राजकुमारी दामिनी के भी दर्शन करा देते हैं। हाय, कसम से दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, बस उसकी आंखों में मत देखना। कहते हैं जिसने उसकी आंखों में देखा वो तो गया। राघव ने हाथों से मरने का इशारा किया। महल से कुछ दूर पहाड़ी के पास रात के अंधेरे में एक आदमी चला जा रहा था। घास में उसके पैर सर सर की आवाज कर रहे थे। उसने एक बीड़ी सुलगाई और कश मारा। बीड़ी का धुआं उसके कानों के पास से होकर उसके पीछे छूटा जा रहा था। तभी उसके पीछे एक सरसराहट। वो पीछे मुड़ा। गहरी अंधेरी रात में जहां तक उसकी नजर पड़ रही थी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है बे? उसकी आवाज रात के अंधेरे में घुलकर रह गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
रात की ठंडी से बचने के लिए वो बीड़ी के कश लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। दोबारा से सरसराहट हुई तो उसे लगा कि इस बार ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुनक के पीछे मुड़ा तो कुछ भी नहीं था। साला लगता है ज्यादा पी लिए हैं आज। वो सर खुजाते हुए सामने घूमा ही था कि चौंक कर 2 कदम पीछे हो गया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। कौन? उसने घबरा कर पूछा। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल तुनका, इतनी रात को सुनसान जगह पे अकेली औरत का क्या काम? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। वो डर से कांपने लगा। उसने सामने देखा, उस औरत के कंधे आगे की तरफ झुके थे। तन पर सड़े गले चीथड़े लिपटे हुए थे। उसका सर कंधे से ऐसे झूल रहा था जैसे टूटा हो। देखते ही देखते उसका सर पीछे की तरफ से धीरे धीरे उठने लगा। चेहरा देखते ही उस आदमी की चीख से पूरी सड़क गूंज गई। वहीं महल में राघव और भैरव जब जश्न में पहुंचे तो नाच चल रहा था। कई खूबसूरत लड़कियां आंगन के बीच में नाच रही थीं। हर तरफ महंगे कपड़ों और इत्र की खुशबू से महल महक रहा था कि तभी अचानक भैरव की नजर राजकुमारी दामिनी पर पड़ी। वो राजा के बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। राघव सच कह रहा था। भैरव ने आज तक इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। लोगों की भीड़ से होते हुए अचानक दामिनी की नजर सीधे भैरव से मिली। भैरव जम गया। कुछ देर वो दोनों जश्न की चकाचौंध से जैसे कहीं दूर पहुंच गए थे। भैरव चाहकर भी राजकुमारी के चेहरे से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। उन बर्फीली आंखों ने जैसे उसे अपने अंदर कैद कर लिया था कि तभी महल के मुख्य द्वार से एक बुढ़िया भागती हुई अंदर घुसी। बिखरे बाल, फटी पुरानी साड़ी, देखने में बिल्कुल पागल लग रही थी। एक और मौत, एक और की बलि, वो सबको मार देगी, वो सबको मार देगी, कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। सिपाही अब बुढ़िया को दोनों तरफ से पकड़कर महल से बाहर खींच कर ले जा रहे थे। भैरव ने अगल बगल लोगों को बुदबुदाते सुना, बुढ़िया पागल है, ये अंदर कैसे आई? एक और मौत, क्या सच में कोई मर गया? बुढ़िया झूठ नहीं बोलती। भैरव की नजर ऊपर मंच पर गई तो राजकुमारी दामिनी गायब थी। क्या सुधा और उमेश को त्रिशिराज ने मारा था या कोई और है जो बिलासपुर की हत्या के पीछे है? क्या भैरव सच में त्रिशिराज के चंगुल से निकल आया है या और गहरी साजिश का हिस्सा बन गया है? क्या है बिलासपुर में हो रही हत्याओं का सच? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक आपने सुना कि बिलासपुर में रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं। भैरव इस उधेड़बुन में है कि यह हत्या कोई और कर रहा है या इसके पीछे भी त्रिशिराज है। राजा राघव को हो रही हत्याओं की पहेली सुलझाने की जिम्मेदारी देता है। राघव भैरव को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। एक पागल बुढ़िया जश्न में घुस के सबके मरने की भविष्यवाणी करती है। राजकुमारी दामिनी जश्न से अचानक गायब हो जाती है। अब आगे। दूसरे दिन भवानी के साथ जब भैरव और राघव गांव में पहुंचे तो हलचल मची थी। केशव नाम के एक आदमी की मौत हो गई थी। हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसी सजा हमको दी? केशव की लाश के पास बैठी उसकी पत्नी जया चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उसके खुले बाल आंसुओं से भरे मुंह पे बिखरे हुए थे। केशव की 10 साल की छोटी बेटी भी मां से डर के मारे लिपटी थी और साथ सिसक सिसक कर रो रही थी। दोनों की हालत देख पूरे गांव का कलेजा फट रहा था, पर सब खामोश थे, शायद कुछ डरे हुए थे। लाश को गांव के बीच में सफेद कपड़े से ढक कर रखा गया था। उस कपड़े पर जगह जगह लाल रंग के चकत्ते थे। गम में डूबे इस गांव में अचानक कहीं से लहराता हुआ हवा का एक झोंका आया और केशव की लाश के ऊपर से कफन को दूसरी तरफ धकेल दिया। लोगों की सांसें रुक गईं। कुछ लोगों की चीख निकल गई। लाश का आधे से ज्यादा हिस्सा बीच में से गायब था। केशव की पसलियों की हड्डी साफ दिख रही थी। मांस पूरा गायब था। लाश को इस तरह चीरा फाड़ा गया था कि देखकर ही रूह कांप जाए। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी।
देख लिया ना सूरज डूबने के बाद घर से बाहर रहने का परिणाम। हे राम, अभागा बेचारा, ऐसी मौत तो कोई दुश्मन को भी ना दे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में बिलासपुर कब्रिस्तान बन जाएगा। एक बूढ़ा बड़बड़ाया और अपने घर की तरफ चल दिया। भैरव ने राघव को इशारा किया और बूढ़े के पीछे हो लिया। बूढ़ा एक फूस के छप्पर के सामने रुका। भैरव और राघव उसके पीछे थे। भैरव ने पीछे से आवाज लगाई, बाबा प्रणाम, हम लोग गांव में नए हैं, गांव के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे, आप कुछ मदद कर दें तो अच्छा रहेगा। किसके घर से हो? मुसाफिर खाने में रुके हैं, बिलासपुर में जमीन लेके रहने की सोच रहे हैं। यहां रहना चाहते हो? बूढ़ा हैरान था। क्यों, यहां कोई दिक्कत है? राघव ने पूछा। दिक्कत? लगता है गांव के चौराहे पे पड़ी लाश नहीं देखी तुम लोगों ने। हम वही लाश देख के आपके पास आए हैं बाबा। इस आदमी की मौत कैसे हुई और इस गांव में हर वक्त इतना सन्नाटा क्यों रहता है? बूढ़ा दरवाजे पे पड़ी चारपाई पर बैठ गया। इशारे से भैरव और राघव को भी दूसरी चारपाई पर बैठने को कहा। बूढ़े ने भैरव की तरफ देखा। देखो, तुम भले लड़के लगते हो, इसलिए कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी बताते हैं। गांव में एक भीषण श्राप है। चौराहे पे पड़ी लाश भी उसी श्राप की चपेट में आके मरी है। यहां लोग इसी के डर में जी रहे हैं। सूरज ढलने से पहले घरों में बंद हो जाते हैं और सूरज निकलने के बाद बाहर आते हैं। भैरव और राघव ने एक दूसरे को देखा। कैसा श्राप? भैरव ने पूछा। बूढ़े की नजर दूर शून्य में अटक गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। जब किसी के साथ हो रहे अत्याचार पे समाज चुप हो जाता है तो उसकी कीमत एक ना एक दिन चुकानी पड़ती है। बिलासपुर की किस्मत में यही घुटी हुई जिंदगी है। अगर कोई शाम में मरता है तो रात भर सड़क पर लाश पड़ी रहती है और घरवाले तक उसे लेने बाहर नहीं निकल पाते। तभी वहां हुकुम सिंह अचानक पहुंच गया। अरे, यहां क्या कर रहे हो राघव? कुछ नहीं, बस यूं ही सैर के लिए निकले थे। बस बाबा से यूं ही बातें होने लगी। क्यों भाई श्याम सुख, कैसे हो? इस बुढ़ापे में जैसे हो सकते हैं वैसे हैं। कभी महल भी टहल जाया करो, आखिर तुम वहां के पुराने सिपाही हो। अब हम जैसे बूढ़ों की महल को क्या जरूरत, आप जैसे लोग तो वहां मौजूद ही हैं। बूढ़े की आवाज में एक तंज था। हुकुम सिंह ने उसे हंसी में उड़ा दिया। चलो राघव, साथ ही चलते हैं। बूढ़ा उठ के अंदर चला गया। उसके जाते ही हुकुम सिंह ने कहा, इसे कहते हैं बुढ़ापे में सठियाना। राघव और भैरव हुकुम सिंह के साथ महल की तरफ बढ़ लिए। महल पहुंचते ही राघव किसी काम से अपने मामा भवानी के पास चला गया। भैरव नंदी को ढूंढते हुए महल के पीछे अस्तबल के पास पहुंच गया। राजकुमारी दामिनी को राजा साहब ने उनके 16वें जन्मदिन पर एक शेर तोहफे में दिया था। दामिनी को उस शेर की आंखों में आंखें डालकर देखना बहुत पसंद था, इसलिए रोज शाम को शेर को खाना वो अपने हाथ से देने जाती थी। उनकी दासियां शेर को देखकर ही डरती थी, इसलिए अक्सर वो अकेले ही उसे खाना खिलाने जाती थी। आज भी मांस का बोटा उठा के वो शेर की तरफ गईं। रोज की तरह शेर भी उनको देख के उठकर उनकी तरफ आया। कुछ देर तक दामिनी और शेर एक दूसरे से सिर्फ एक कदम दूर एक दूसरे को देखते रहे। बीच में लोहे की कुछ सलाखें थी कि तभी दामिनी की नजर अचानक पिंजरे के कुंडे पर पड़ी। कुंडा खुला था। शेर एक कदम पीछे गया और छलांग लगा दी। पिंजरे का दरवाजा खुल गया और शेर राजकुमारी के ऊपर से होता हुआ राजकुमारी और अस्तबल के दरवाजे के बीच जा खड़ा हुआ। शेर अब धीरे धीरे दामिनी की तरफ बढ़ रहा था। राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली ही थी कि अस्तबल का दरवाजा खुला
और एक सीटी की आवाज आई। शेर आवाज पर पीछे पलटा तो सामने भैरव खड़ा था। शेर ने फौरन भैरव की तरफ दौड़ लगाई। भैरव के हाव भाव में कहीं भी डर का नामो निशान नहीं था। वो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बना रहा। बस जब शेर ने उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए छलांग लगाई तो भैरव अपने घुटनों पर गिर गया। एक ही झटके से गर्दन से लेकर पेट तक अपने खंजर से शेर को फाड़ दिया। शेर के खून से भैरव सिर से पांव तक भीग गया। शेर उसकी पीठ के पीछे गिरा। भैरव ने जब सर उठा के सामने देखा तो दामिनी सामने खड़ी थी, पर आज उसकी बर्फीली आंखों में जैसे कोई चिंगारी जल रही थी। वो गुस्से से भैरव की तरफ बढ़ी। किसने कहा था तुमसे बीच में आने के लिए? भैरव कुछ देर उसको देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा। क्या लगा? यही ना कि लड़की है, शेर से कैसे लड़ पाएगी? एक बात कान खोल के समझ लो, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं। मुझे तुम्हारी या किसी भी मर्द की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और वो तन तनाती हुई अस्तबल से बाहर निकल गई। भैरव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, पर तभी कहीं से ताली की आवाज आई। भैरव पलटा तो नंदी वहां खड़ी थी। वाह भैयू, अब तो तुम भी बाबा की तरह पक्के शिकारी हो गए हो। तुम यहां क्या कर रही थी? अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम और राजकुमारी दोनों ही शेर के पेट के अंदर होते, तो तुम पेट फाड़ के हमें निकाल लेते। नंदी ने हंसते हुए कहा। वैसे अच्छा हुआ कि राजकुमारी ने तुम्हें डांट लगाई। कहां थे सारा दिन? सुबह से ढूंढ रही हूं। अच्छा मेरी मां, अब तू शुरू मत हो जाना। आज के लिए इतनी डांट काफी है। नंदी फिर हंस दी। भैरव ने उसे कंधे पर टांगा और कमरे की तरफ चल दिया। रात को जब नंदी सो गई तब भैरव ने राघव से कहा, आज गांव में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। राघव जो अब नींद में जामिया ले रहा था, वो बुदबुदाया, तुम्हें वहम हुआ होगा बूढ़े बाबा की बातें सुनकर। ये सब बकवास है, कोई भूत प्रेत या श्राप प्राप नहीं होता। राघव सो गया। भैरव जानता था कि उसके वहां आजकल सच ही होते हैं। वो खिड़की के बाहर सन्नाटे में डूबे बिलासपुर को देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर महल के दरवाजे पर पड़ी। घोड़े में एक साया महल के दरवाजे से गांव की तरफ बढ़ा। भैरव साये को नहीं देख पाया, पर घोड़ा वो पहचान गया। घोड़ा राजकुमारी दामिनी का था, पर रात को तो बिलासपुर में घूमने का मतलब मौत। भैरव उसके पीछे जाने के लिए कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि उसने देखा कि वहां दो दरबान खड़े थे। तुम कहीं नहीं जा सकते, कमरे में वापस जाओ। क्यों नहीं जा सकता? भैरव ने पूछा। क्योंकि राजा साहब को पता चल गया है कि तुमने उनके पालतू शेर को मारा है। अब कल तुम्हारी दरबार में पेशी है। महल के मेहमान हो, इसलिए तुम्हें कैद खाने में नहीं डाला है। कल पेशी तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। भैरव को कल पेशी की तो कोई फिक्र नहीं थी। जो होगा वो देखा जाएगा। पर दामिनी इस वक्त आखिर बाहर क्यों निकली है? और कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? किसी के रोने की आवाज कांपते होठों से आ रही थी। आवाज जिसमें कोई गहरी पीड़ा छुपी थी। अपने साथ हुई नाइंसाफियों को सुनकर रोना और तेज हो रहा था। भैरव अपने बिस्तर पर चौंक कर उठा। रात काफी गहरा चुकी थी। बाहर सर्द रात में कोई औरत शायद जोर जोर से रो रही थी। भैरव हैरान था कि ये कौन है जो रात के इस वक्त महल में इतनी तेज रो रही है और कोई उसे रोकने भी नहीं जा रहा। भैरव उठ के खिड़की की तरफ बढ़ा। नीचे सब धुंध में ढका था। उसने मुड़कर कमरे में देखा तो राघव अपने बिस्तर से गायब था। भैरव के मन में कई सवाल आ गए। इतनी रात को राघव आखिर कहां जा सकता है? और ये महल के बाहर इस वक्त कौन रो रहा है? वो कमरे से बाहर निकला तो देखा उसके कमरे के सामने सन्नाटा था। वहां खड़े दरबान भी गायब थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अगल बगल सन्नाटा देख के उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महल में उसके अलावा कोई था ही नहीं। बाहर से रोने की आवाज लगातार तेज हो रही थी। भैरव अब महल से बाहर दालान में पहुंच चुका था कि तभी
भैरव के पैर ज्यों के त्यों जमीन में गड़ गए। उसने सामने पेड़ पर देखा तो उसे एक साया दिखा। चांद की रोशनी में भी पेड़ के ठीक नीचे एकदम अंधेरा था, पर साये के सर से झूलते लंबे घुंघराले बाल से उसे ऐसा लगा कि शायद वो कोई लड़की है। इतनी रात को उस पेड़ के नीचे खड़ी वो लड़की इतने दर्द से क्यों रो रही थी, और आखिर सब लोग थे कहां? पहली बार देखने पर तो एक सेकंड भैरव को लगा कि शायद वो लड़की दामिनी थी, पर भैरव ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो देखा कि लड़की की पीठ उसकी तरफ है और वो लड़की अपने गले में फांसी का फंदा डाल रही है। फंदे को अपने गले में कस के उसने बची हुई रस्सी को पेड़ की एक डाल पर उछाल दिया। भैरव के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो लड़की तो आत्महत्या कर रही थी। भैरव का दिमाग तेजी से चल रहा था, वो उसे कैसे रोक सकता है। उसने आगे बढ़ना शुरू किया तो लड़की तेजी से पेड़ की एक डाल पर चढ़ गई। जैसे उसने भैरव को आते देख लिया था, भैरव वहीं रुक गया। अगर लड़की डाल से कूद गई तो समझो मर गई। कुछ देर भैरव और वो लड़की दोनों ही मूर्ति से अपनी जगह पर बने रहे। फिर एकाएक लड़की ने छलांग लगा दी। भैरव सन्न रह गया। उसके दिल की धड़कन कुछ देर के लिए जैसे रुक गई। उसके ठीक सामने लड़की फंदे पर झूल रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद लड़की के थोड़े बहुत हिलते डुलते हाथ पैर भी शांत हो गए। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। कुछ देर पहले दूर बोल रहे झिंगुर भी अब खामोश हो गए थे। टहनी से लटकी उस लड़की की गर्दन टूटने के कारण अजीब तरह से उसके कंधों पर पड़ी थी और उसका ठंडा बेजान बदन फंदे पर चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा था। अचानक टहनी के चरचराने की आवाज आई। टहनी टूट गई और लाश धम से आकर जमीन पर गिर गई। अचानक रस्सी भैरव की तरफ बढ़ने लगी। भैरव ने अपनी कमर पे हाथ डाला तो उसका चाकू भी उसके पास नहीं था। रस्सी सांप की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। भैरव जमीन पर रेंगती रस्सी को देख रहा था। तभी अचानक भैरव ने सर उठाया और देखा कि लड़की उसके बिल्कुल मुंह के पास खड़ी थी। उसका चेहरा काले घुंघराले बालों से ढका था, पर अब वो रो नहीं रही थी, हंस रही थी। एक डरावनी हंसी। कौन है जिसने शेर का पिंजरा खोला छोड़ दिया था? क्या कोई है जो राजकुमारी दामिनी को मारना चाहता है, या राजकुमारी दामिनी खुद कोई बड़ा राज छुपाए है? रात को महल से निकलने वाला साया किसका था? क्या है राजकुमारी दामिनी का सच? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।